नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 19 एक्सप्रेस में। आपके साथ में तबरेज आलम। दर्शकों, आप बखूबी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक ऐसा निगम जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने गंतव्यों तक जाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का क्या वर्चस्व है, वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन आज कुछ अराजक लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को बदनाम किया जा रहा है। मनमानी कार्यशैली सामने आ रही है। निम्न कर्मचारी से लेकर जो सक्षम कर्मचारी हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। यहां तक कि खबरें ऐसी भी आती हैं कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का शोषण भी कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम संबंधित जो संगठन है उनकी बात करें तो कई ऐसे सम्मानित संगठन भी हैं जिनके द्वारा समय समय पर आवाज को बुलंद भी किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आवाज बुलंद कर देने से समस्या का समाधान होता है? तो इसी समस्या के समाधान को लेकर एक आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सबसे बड़ा एक चैलेंज, हम तो कहेंगे कम शब्दों में, क्योंकि एक ऐसा चैलेंज आ चुका है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी पूरा उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय प्रबंधक हैं वो आज परिवहन निगम मुख्यालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ श्रमिक नेता जसवंत सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और आगे की क्या नीति है जिससे कि परिवहन निगम को बचाया जा सके और ये आम जनता जो आंख बंद करके उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पर भरोसा करती है, ये भरोसा हमेशा कायम रहे। सबसे पहले जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 19 एक्सप्रेस के इस मंच पर। धन्यवाद। जसवंत जी, बताइए हमारे दर्शकों को, और हमारे दर्शक बखूबी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का और जो आम जनता है उसका क्या संबंध है, कनेक्शन क्या है? पहले देखिए, जब आपने पूरी जनता, प्रदेश की जनता की बात की है तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ, राजकीय रोडवेज से जब परिवहन निगम में 1947 में पहला डिपो, यही नगर बस जो डिपो हमारा था उसके नाम से खुला था और पहली बस हमारी लखनऊ बाराबंकी चली थी। हाँ। एक समय वो भी था कि जब लोगों के पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी और बस का यात्रा केवल परिवहन विभाग, परिवहन रोडवेज कराया करता था। 72 में निगम बना। निगम बनने के बाद सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए कि एक भी पैसा हमें जो है सरकार से अनुदान नहीं मिलेगा, हमको अपने संसाधनों से कमा करके प्रदेश की जनता की सेवा करनी है। तब से हम करते चले आ रहे हैं। आज परिस्थितियां जो आज आपने ये चैनल ने मुझे ये मौका दिया कि जनता के बीच रूबरू हूं और प्रदेश के जो हमारे निगम के कर्मचारी हैं, जो हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं या जो निगम के प्रमुख लोग हैं, जो निगम मुख्यालय में बैठते हैं, उनको वस्तु स्थिति का आईना दिखाने की कोशिश करूं। पहली बात तो ये है कि आज परिवहन निगम के अंदर जो भी व्यवस्था है, मैंने अपने पत्र में दिया है, जिसके विरोध में मैंने एक दिन का कल उपवास भी रखा है। मैं बता देना चाहता हूं कि क्या जरूरत पड़ती है। देश को जरूरत है सेना की, तो सेना सुरक्षित भी रहेगी, सेना देश को सुरक्षित भी रखेगी और वो सारी समस्याएं जो उनकी होगी सैनिकों की, वो सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार सरकार के जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था राज्य सरकार देखेगी। और जब परिवहन निगम मुख्यालय की ये सब व्यवस्था है तो आज हमारे जो संविदा के चालक परिचालक जो कि नियमतः गलत भर्ती किए गए, जो वर्षों से लगातार नौकरी कर रहे हैं, वो संविदा के लायक ही नहीं है, वो तो रेगुलर उनको हो जाना चाहिए था। नियम कानून है, मजबूरी है, बेरोजगारी है, तमाम समस्याएं हैं जिसके कारण आज आदमी काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज परिवहन निगम के अंदर वो हाल चल रहा है कि सरकार के आदेशों की अवहेलना है। जैसे स्थानांतरण, जब जिन मुख्यालय से जो स्थानांतरण हुए उसमें पेच कम है, लेकिन डिपो और क्षेत्रों से जो स्थानांतरण हुए, जो सरकार की गाइडलाइन पे हुए, वो सरकार की गाइडलाइन पे चले हुए स्थानांतरणों को संबद्धता के नाम पर जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। एक ही पटल पे
काम करते हुए 10 साल 12 साल लोगों को हो गए, यहां तक कि प्रमोशन में भी उनका डिपो चेंज नहीं हुआ, क्षेत्र चेंज नहीं हुआ। ये जो तमाम चीजें हैं जिसको कि मैंने इसमें उठाया है, साथ ही साथ जो आज हमारे संविदा के चालक परिचालक हैं, आज उनका शोषण किस तरीके से हो रहा है। बस अलॉटमेंट के नाम पे पैसा, अगर ऐसा नहीं है तो बस अलॉटमेंट के नाम पे अगर पैसा नहीं लिया जा रहा है तो ऐसे ही चिन्हित लोगों को बार बार उन मार्गों पे क्यों लगाया जाता है। ऐसे चालक जो बराबर दुर्घटनाएं करते हैं, निगम मुख्यालय के आदेश है कि उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाए, उनको सुधार की आवश्यकता है और तो उनको मार्ग परिवर्तन किया जाए। ये नियम है रोडवेज के कि अगर कोई एक्सीडेंट ज्यादा हो जाता है तो उस एक्सीडेंट का जो है उसको विरुद्ध हटाया जाएगा, लेकिन उसको उस रूट से हटा के नई गाड़ियां और प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ सुविधा शुल्क के नाम पर आज ये खुला है। अब जैसा कि मैं कहना चाहूंगा कि ये एक अत्याचार टाइप का है कि परिवहन निगम ही नहीं, आज भ्रष्टाचार रिश्वत देने वाला और लेने वाला जब से दोनों जिम्मेदार हैं तब तक शिकायतें भी बंद हो गई। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर तुम देने के नाम पे भी जा रहे हो तो तुमको भी मुकदमा दायर होगा और तुमको किस तरीके से मजबूर किया जा रहा है वो चीज नहीं होगी, लेकिन उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं, आप भी इस सजा के पात्र हैं। ऐसी जो तमाम चीजें हैं, आज परिवहन निगम मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है, जिसकी आवाज आज हमने उठाई। आप परिवहन निगम की जितनी भी योजनाएं आज बन रही है उसमें एक योजना भी अगर बता दी जाए कि इस दंगा मार से कैसे हम पार पा सकते हैं, परिवहन निगम की आय कैसे बढ़ सकती है, जब ये सब जानते हैं, शासन जानती है, सरकार जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि ये जो दंगा मार संचालन, चाहे वो छोटी छोटी कारें हो, प्राइवेट कारें हो, चाहे ये बसें हो जो एसी की चल रही है, चाहे नॉन एसी चल रही है, इनको स्टेज कैरिज का परमिट किसने दिया गया, लेकिन वो खुलेआम चल रही है। हमसे प्रश्न भी आया इस बीच के अंदर, तमाम बुद्धिजीवियों ने कहा कि आप नाम बताइए। नाम बताने वाले की अगर इतनी हिम्मत ही हो जाएगी तो क्यों विजिलेंस पकड़ रही है परिवहन निगम के अधिकारियों को रंगे हाथ, क्यों पकड़ रही है परिवहन विभाग के लोगों को। अगर ये सब व्यवस्थाएं हो रही है तो भ्रष्टाचार हो रहा। आज मैं कहना चाहूंगा कि ये संज्ञान है मेरे संगठन की तरफ से कि इसको जागृत किया जाए। जो सेना है हमारी सेना, देश की सेना, हमारी सम्मानित सर्वोच्च सेना है, लेकिन हमारी भी जो चालकों प्रचालकों की सेना है परिवहन निगम की, उनके साथ अत्याचार ना किया जाए, उनको नियमतः जो उनके हक हैं वो मिले। क्या मुलायम बोलना या प्यार से बोलना परिवहन निगम के अधिकारी भूल गए, केवल दंड की भाषा इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी वो तमाम चीजें हैं जिनको उठा करके मैं 16 तारीख को उपवास वाला कार्यक्रम कर रहा हूं। आपने एक पत्र भी जारी किया है जिसमें लिखा हुआ है संबंधित जितने भी मुख्यालय के अधिकारी हैं और जो क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश के जितने भी आरएम्स हैं उनके लिए ये आपका प्रोग्राम, क्या आपकी इसमें मांगे रहेंगी और मुख्य बिंदु क्या है इसके? अभी देखिए, मैंने बताया, इसमें मैं संक्षिप्त में फिर बता देता हूं। जैसे स्थानांतरण का आदेश है, स्थानांतरण किया गया, स्थानांतरण शासन के आदेश के अंतर्गत है कि 7 साल अगर वो अपनी सीट पर है तो उसका जिला चेंज किया जाएगा, और 3 साल है तो उसका डिपो चेंज किया जाएगा। वो सारी खाना पूर्तियां तो हो रही है, लेकिन उसको संबद्धता के नाम पर 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में उसको वापस उसी डिपो में संबद्ध कर दिया जा रहा है। ये कौन सा है? पटल परिवर्तन की बात बता रहा हूं कि 10-12 साल में जहां पर डिपो के आरएम कई स्तर पर बदले जा चुके हैं, लेकिन ये पटल पे काम करने वाले पटल पे बदले नहीं गए। आज अलॉटमेंट की बात है, अलॉटमेंट के नाम पर जो दबाव बनाया जाता है, मैं ये कहना नहीं चाहता, अगर ये परिवहन निगम और हमारी प्रदेश सरकार के मुखिया और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ये आश्वस्त करें कि उनको अपनी शिकायत करने पे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं दावे से कहता हूं कि हजारों शिकायतें, अरे परिवहन निगम
को अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं तो प्रबंध निदेशक को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि यदि ये शिकायत अगर आ रही है तो उस शिकायत को मुझे झूठा साबित करने के लिए कि मैं गलत शिकायतें कर रहा हूं, या उस सत्य को निकालने के लिए जिसमें हजारों कर्मचारी पीड़ित हो रहा है, ऐसी दशा में क्या कोई ऐसा एक ऐप बनाया जाए, ऐसी एक एजेंसी बना दी जाए, विभाग के ही उसमें अधिकारी हो जिनकी शिकायतों को गोपनीय रखा जाए और उस पर उसकी जांच की जाए। ये व्यवस्था करने के बाद अगर नाम केवल पूछा जाएगा तो ये व्यवस्था में सुधार नहीं होगा और ना ये शोषण उत्पीड़न बंद होगा। आज हमारा चालक परिचालक जो विशेषकर जो पीड़ित है संविदा का, आउटसोर्स का कर्मचारी, आज देखिए परिवहन निगम उसको 1 रुपया नहीं देता है, ना तो बीमा के नाम पे 1 रुपया देता है, ना ही ईएसआई की कोई सुविधा है चिकित्सा की, बैठने के लिए कमरे तक नहीं है। अभी आप ही के चैनल की मैं बात करना चाहूंगा कि एक वीडियो बना था जो आपके चैनल पे चला, उसने अपना दर्द कह दिया तो ड्यूटी रूम पे ही कार्रवाई की बात कर दी, ड्यूटी रूम के लोगों पर ही कार्रवाई की बात कर दी। क्यों? उस ड्यूटी रूम के अलावा कोई भी डिपो का एआरएमओ आरएमओ ये बताए कि कहाँ व्यवस्था है कि जो गाड़ी पे अपनी गाड़ी बनवा रहा है वर्कशॉप में या बैठ करके वो गाड़ी का इंतजार कर रहा है या समय से पूर्व आता है, तो पूरे प्रदेश के किस किस बस स्टेशन पे वर्कशॉप पे ऐसी व्यवस्था है जहाँ चालकों प्रचालकों को पंखा लगाओ बैठ करके इंतजार किया जा सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं जब तक नहीं सुधारी जाएगी ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूं ना कि आप उसको गारंटी दीजिए, एमडी साहब इस बात की गारंटी दे कि आपकी शिकायत गोपनीय रहेगी, आपके अधिकारी को उसकी सूचना नहीं मिलेगी जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं, और दूध का दूध जब पानी होगा तो अगर कर्मचारी उसमें दोषी है तो कर्मचारी को जो है दंड दिया जाएगा, और अगर अधिकारी होगा तो उसको दंड दिए विश्वास दें तो ये भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, ये शोषण भी खत्म हो जाएगा, मुख्यालय के आदेशों का तत्काल पालन होगा और नियमित होगा, शासन के आदेशों का पालन होगा। तो ये स्थिति जब तक बनाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। हमारी परिवहन निगम की सेना जो चालक परिचालक है, जो बसें संचालन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से एमडी साहब को भी मालूम है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बता देना चाहता हूं, हमारा व्यवसाय, हम व्यवसायिक हैं, इसका तो ठप्पा शासन के आर्डर से ही है कि परिवहन निगम जब बनेगा तो अपने स्तर पर वो जितनी भी अपनी देनदारियां हैं, देयक हैं, उसका भुगतान वो स्वयं करेगा। जब वो स्वयं करेगा तो वो जो कमाएगा नहीं और अपने लोगों को उनका पूरा हक नहीं देगा तो वो तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं फैलेगी। और जब तक मुख्यालय का डर नहीं होगा, अगर गलत काम की शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा जब तक कर्मचारी को नहीं होगा और अधिकारियों को ये डर नहीं लगेगा कि अगर ये भ्रष्टाचार मैंने किया और मेरी शिकायत हो गई तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई होगी, तब तक ये भ्रष्टाचार शोषण खत्म नहीं हो पाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। हमारा व्यवसाय ही क्या है तबरेज जी? हमारा व्यवसाय सीधा सीधा सा बसों का संचालन करना, उनका मेंटेनेंस करना, और उनका मेंटेनेंस करने के बाद जो आय आएगी वही हमारी आय है, उसी से परिवहन निगम संचालित होता है। लेकिन आज हमारी आय को लूट रहा है डंगा मार। निगम मुख्यालय कुछ नहीं कर रहा, शासन कुछ नहीं कर रहा, सरकार नहीं कुछ कर रही। आज हमारी आय को लूट रहे हैं ये जो इस तरीके के भ्रष्टाचारी हैं, उन पर कोई अंकुश या कार्रवाई। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल से स्पष्ट रूप से कि मुझे उम्मीद जाग गई है। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब से प्रभु नारायण जी आए हैं मुझे भी उम्मीद जागी है, परिवहन निगम के कर्मचारियों की भी उम्मीद जागी है कि एक ईमानदार ऑनेस्ट हमारे साथ काम करने वाला, जो कि पीछे बीत रहा था, जो समय बीता हमारा बहुत खराब था, आज जो समय है जिससे परिवहन निगम आगे उन्नति की जो आशाएं दिखी है, आज ये आवाजें तब उठने लगी है। अगर शायद ये पुराना काल बदला ना होता तो शायद ये आवाज भी लगाना लोग भूल चुके थे। तो मैं ये चाहूंगा कि जब तक हमको एश्योर नहीं किया जाएगा
शोषण उत्पीड़न की जांच नहीं की जाएगी, जो बात हम कर रहे हैं उसकी गोपनीय जांच नहीं की जाएगी। एसआईटी की बात मैंने एक बार नहीं होगी, मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संबोधित करके कहा, मैंने अपने पत्रों से भी कहा, मेरे पत्र भी चलते हैं, मुझे बड़ा स्नेह प्राप्त है हमारे पत्रकार बंधुओं से, जो रोज पेपर में भी छपता है। तो उस व्यवस्था को सुधार कर ही परिवहन निगम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये योजना कम से कम प्रबंध निदेशक महोदय बताएं तो कि जब डंगा मार से परिवहन निगम का चालक परिचालक कैसे लड़े, जो ये ठेके पे दिए गए कार्यशालाओं को या एजेंसियों को, ये अक्सर आते हैं और परिवहन निगम को लूट करके चले जाते हैं। किसको मामला सामने आया, अभी आपके सामने आने वाला है, थोड़े दिन आप रुक जाइए। ये शालीमार जो बस अड्डे का एक अनुबंध किया गया था, एक जरा से 2 कुंटल लगेज के अंदर परिचालक की नौकरी चली जाती है, 5 लीटर की रिकवरी के नाम पर उसकी नौकरी रोक ली जाती है, उसकी रोटी रोक दी जाती है। जो शालीमार का अनुबंध हुआ था, उस शालीमार बस अड्डे का अनुबंध में जिसने गलती की, जिसके करोड़ों रुपए लाखों रुपया तो हम वकील में खर्च कर चुके हैं, आगे अगर हम इसका नुकसान उठाते हैं तो करोड़ों करोड़ रुपए के लिए कौन जिम्मेदार होगा। ऐसे अनुबंध करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। अभी मैंने एमडी साहब से मिलकर के एक बार कहा था कि 2 WT 4 WT में परिचालक जिम्मेदार है, निश्चित जिम्मेदार है, लेकिन एक आदेश वो भी तो है, एमडी साहब का ही आदेश है कि 10 WT से अधिक अगर किसी मार्ग पर या उस डिपो के परिक्षेत्र में होगी तो उसमें ARM भी सस्पेंड होगा और TITS भी सस्पेंड होंगे। कितने सस्पेंड हुए ARM? 15 के बाद RM सस्पेंड होंगे। कितने RM सस्पेंड हुए? नहीं हुए। तो ये दोहरा व्यवहार, अधिकारियों को संरक्षित और कर्मचारियों का उत्पीड़न। ये संविदा के लोग हमारे यहाँ जो चालक परिचालक मेहनत करके कमा रहे हैं, आज अगर ये संविदा के लोग नहीं होते, नियमित कर्मचारियों की भर्ती करने की कानून या पाबंदी होती या नियम होते, तो परिवहन निगम तो 20 साल पहले ही तबरेजी बंद हो गया। जसवंत जी, एक बहुत ही अहम सवाल हमारा है, क्या वास्तव में आज वो दिन आ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो आपका है उसमें अपनी बातों को रखना या अपने ही दुख को अधिकारियों के सामने रखना, अपनी आर्थिक स्थिति को दर्शाना, क्या यह मूर्खता है? नहीं, अपराध, इसका फायदा नहीं अधिकारी उठाते क्या? नहीं, बिल्कुल फायदा उठाते। अपराध की श्रेणी में आ गया है वो। आज का जो माहौल चल रहा है, अपनी बात को कहना, अपने दुख दर्द को बयान करना, क्या ये जुर्म हो गया है परिवहन निगम में? जी, इसको माना जा सकता है जुर्म ही है, क्योंकि वो साहब नाराज हो जाएंगे। और अब वो तो समय नहीं रह गया कि नियमित कर्मचारी ये पहले निलंबित होगा, जांच होगी। अब जांच की बात आई है तो मैं एमडी साहब से, आपके चैनल से मुखातिब होकर कहता हूं कि प्रबंध निदेशक महोदय, कितने संविदा चालक परिचालक 6 महीने में निकाले गए, कितने में मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार जांच कार्रवाई पूर्ण की गई, और अगर जांच कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई तो क्या वो निकालने की कार्रवाई, संविदा समाप्ति की कार्रवाई अवैधानिक नहीं है, संविधान विरोधी नहीं है, निगम के आदेशों की अवहेलना नहीं है? अगर है तो क्या कार्रवाई की गई है? मैं बता देना चाहता हूं, ऑफ रूट नियमित कर्मचारी को निलंबित आप कर देते थे तो आधा वेतन मिलता था। कैसी विडंबना है कि आपसे अगर वो अधिकारी नाराज हो जाता है किसी भी कारणवश, व्यक्तिगत खुन्नस से भी, और वो अगर उसको रूट ऑफ कर देता है, उसका वेतन तो दूर की बात होगी, जो भी पारिश्रमिक है जिससे उसके बच्चे दूध पाएंगे, उसकी बूढ़ी माँ, उसके बूढ़े बाप दवाई पाते होंगे, जिसके उसके बच्चे रोटी पाते होंगे, वो आप उस दिन से बंद कर देते हैं। और ये इस पे कार्रवाई करने की बाजू में पे विचार नहीं करेंगे और ऊपर भी नहीं देखेगा, तो ये कैसे कर्मचारी संरक्षित होंगे, कैसे ये परिवहन निगम के ईमानदार सिपाही होंगे, कैसे ये परिवहन निगम की शान को बढ़ाते हुए, फर्राटे भरते हुए परिवहन निगम का झंडा लेकर के दौड़ेंगे। ये विचारणीय बिंदु है, एमडी साहब जरूर ध्यान देंगे।
अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंचों से संबोधन भी किया और इन्हीं चालक परिचालकों को आपके भी संज्ञान में है कि संकट का साथी कहा है। आज संकट के साथी खुद संकट में है। देखिए, योगी जी महंत भी हैं, हमारे सम्मानित भी हैं, और इस प्रदेश में उन्होंने जैसे जड़ें उखाड़ी माफियाओं की, वो एक सराहनीय बिंदु है। लेकिन भ्रष्टाचार भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचारी वो ऐसे घुन है जो इस प्रदेश की सरकार की छवि को धूमिल नहीं कर रहे। धूमिल बहुत इज्जत वाला शब्द है। ये इस प्रदेश की सरकार के अच्छे कामों को रोज प्रतिदिन जो है उसको मटिया मेट करने का काम कर रहे हैं। और जब तक इन पे उसी प्रकार का एक्शन नहीं होगा, मैंने सब पहले भी दिन कहा था, जब ये भ्रष्टाचारी जीरो रोड का एक ARM आपके चैनल से ही मैंने कहा था, इतना मोटा पेट लिए हुए भ्रष्टाचार करता था, विजिलेंस ने पकड़ लिया। एक और मामला है, यही मामला है। एक मामला वीडियो चला, उसका प्रयास करूंगा निकल ही आएगा। वो वीडियो चला, वो उसकी छुट्टी ग्रांट करने के लिए 3,000 रुपया ले रहा है, जेब में भी डाल रहा है। और इस पे कार्रवाई किसको करनी थी? परिवहन निगम को। क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? कब कुछ नहीं हुआ। तो जब हम चिल्लाते हैं, वो वीडियो चलता है उसका, और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो ये मैं जसवंत सिंह जो कि मैं बोलता हूं, अपनी बात को रखता हूं, तो क्या कर्मचारी कैसे विश्वास करेगा? परिवहन निगम के निगम मुख्यालय का मुख्यालय है हमारा, जिसमें MD साहब बैठते हैं, 2-2 IAS बैठते हैं। तो ये विश्वास तो जगाना पड़ेगा। और ये भ्रष्टाचार जो है अगर खत्म करना है, अभी किसी एक सज्जन ने और पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा था मिटाने पे अगर आएंगे योगी जी तो मिटा देंगे। मौका मिला है मुझे कई बार साथी संगठनों के साथ मिलने का माननीय योगी जी से, फिर कभी मौका मिलेगा। हमने तो समय मांगा है, कभी एक दिन का समय दे दीजिए। परिवहन निगम के 50-55 हजार कर्मचारियों का दर्द भी सुन लीजिए। हो सकता है कि हम पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता को सेवा देते हैं, हम गाली खाते हैं, हम ऑनलाइन चालान को भुगतते हैं, हम डंगा मार से लड़ते हैं। अब तो माननीय योगी जी, आपके राज्य में कई एक ऐसे वीडियो हैं जहां हमारे चालक परिचालकों को प्राइवेट ऑपरेटर मार रहे हैं। कौन देख रहा है? आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? मेरा मतलब यही है कि हम भी एक अर्ध सरकारी हैं, हम भी लोग प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे साथ लूट खसोट हो रही है, उस पर संज्ञान लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी मौका अच्छा, इस पर क्या कहना चाहेंगे जसवंत जी? प्राइवेटाइजेशन पर, जैसा कि राजधानी लखनऊ का आपका अवध डिपो है, उसके अनुबंध पत्र की अगर हम बात करें कि जानकारी बिल्कुल सटीक है, उसकी पत्रावली भी है हमारे पास, अनुबंध की कॉपी में सीधा लिखा हुआ है कि महज मेरे नॉलेज में जहां तक ऐसा है कि जो बस जितनी चलती है, जितना किलोमीटर अर्जित होगा, चालक हो या परिचालक हो, उसका उतना ही किलोमीटर पे किया जाएगा। जबकि इसके ठीक विपरीत उस अनुबंध पत्र में लिखा है कि मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर किसी बस का मार्ग 600 किलोमीटर है और वो 200 किलोमीटर जाकर खराब हो रही है, तो 200 किलोमीटर का पेमेंट मिलना चाहिए या 600 किलोमीटर का पे होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि उसको पेमेंट मिलने की बजाय उसकी रिकवरी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि इसमें अभी बीच में क्या फिलहाल में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन पहले जो ये अनुबंध पत्र बना था, यदि गाड़ी मार्ग पे ब्रेक डाउन होगी तो उस रूट के पूरे किलोमीटर की जो भी भरपाई होगी वो जो अनुबंधित आपका ठेकेदार है उसको करनी पड़ेगी। लेकिन अभी बीच में मैंने पता किया था तो कुछ बता रहे थे कि ऐसा नहीं है। मैं उसको फिर से विश्लेषण तो जबकि किलोमीटर प्राइवेट संस्थान जिसने पूरा मेंटेनेंस का कार्य ले रखा, वो किलोमीटर पूरे लिए जा रहे हैं। चालक परिचालकों को उतना ही किलोमीटर मिल रहा है जितने किलोमीटर पर गाड़ी खराब हुई, चाहे वो 50 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? इस अनुबंध पत्र को जब तैयार किया तो उस टीम में कौन कौन मेंबर थे, किस बेस पर इस अनुबंध पत्र को तैयार किया गया था, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच विचार हो
जांच की बात जहां तक है, तो जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि परिवहन निगम जब आउटसोर्स के माध्यम से वर्कशॉप में गाड़ियां बनवा रहा था तो कितना रुपया खर्चा हो रहा था। जब उसके बाद पार्ट में ठेका दिया गया तो उसका खर्च कम से कम 3 गुना 4 गुना हो गया। अब जब ये आ गए हैं नए 19 डिपो, जिस पे मैंने बड़ा लंबा आंदोलन किया था, दौरा किया था, आज वो 19 डिपो में जो ये चल रहे हैं, इनकी सारी नियमावली मानी जा रही है कि नहीं मानी जा रही है। बात ये नहीं है कि हमने किसी को चलाने का दे दिया, लेकिन क्या उसकी निगरानी निगम मुख्यालय द्वारा की जा रही है? अगर नहीं की जा रही तो क्यों नहीं की जा रही है? तो ऐसी स्थिति में ये पैसा चालक परिचालक को अगर उसके ब्रेकडाउन में होता है तो नियम के अनुसार तो उसकी जो कटौती फुल रूट के चार्ज करके उसमें चालक प्रचालक को भी दिया जाना चाहिए। नियम तो यही कहता है। उसका तो दिन चला गया, उसकी तो गाड़ी खराब हो गई, उसकी तो जो दिहाड़ी बननी थी वो दिहाड़ी बनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कंपनसेशन परिवहन निगम को बनाना चाहिए। मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि सीधी तौर पे कि कम से कम जो अटेंडेंस है वो तो दी जानी चाहिए। वो उपस्थित है, आया है, गाड़ी नहीं मिली है। आज जैसे एक ही डिपो नहीं है, अभी लखनऊ के डिपो की बात करेंगे, मैं बार बार उसी को इंगित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पे दिया जाए तो 28-28 गाड़ियां नहीं चल रही है, 27-27 गाड़ियां संचालित नहीं हो रही है। तो आप ये बताइए कि इनको रखा किस लिए गया था? मुझे याद है कि जब इनको रखा गया था तो मेरी कई बार बातचीत थी, तो उसमें कहा था कि 100% संचालन हमारा हो, इसके लिए हमने ये कार्रवाई की है। क्या 100% संचालन हो रहा है? अभी नई गाड़ियां दौड़ा करके वो किलोमीटर में अपनी भरपाई तो कर ले रहे हैं, तो ये पुरानी गाड़ियों को कौन बनाएगा? इस पुरानी गाड़ियों को असुविधाएं हो रही है ना। अब तो बरसात का मौसम भी आ रहा है, छत से पानी टपक रहा है, लोग छाता लगाते हैं बस के अंदर, किसी का लैपटॉप खराब हो जाता है, कोई भीग जाता है, किसी के बैग भीग जाते हैं। ये रोडवेज की देखिए, ऐसी कार्रवाइयां अगर हम जिम्मेदार हैं, हम यात्री से भुगतान ले रहे हैं और यात्री को कोई कष्ट है तो वो बोलेगा, उसको सुनना भी पड़ेगा, उसका उपचार भी करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए और इसको चलाने के लिए हमें जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करनी चाहिए। अच्छा, आपने एक शब्द बोला था अटेंडेंस वाला, और एक सवाल हमारा इसी पर है कि इससे पहले जो प्रबंध निदेशक पूर्व वाले थे, माधवमल्ली शर्मा साहब थे, वो काफी सम्मानित रहे और काफी समय तक रुके भी। उनके समय में हमने एक बात देखी कि इससे पहले मुख्यालय में अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं थी, कोई भी आया किसी भी समय आया, रजिस्टर में साइन करके चला गया। क्या ये पूरे प्रदेश में लागू नहीं होना चाहिए? काम चोरी सामने आएगी, समय से कौन आ रहा है कौन जा रहा, पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए। नहीं, ये बात तो हमने भी कई बार कही है, लेकिन वो वही होता है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। मैंने ये बायोमेट्रिक मशीन की बात कही, मैंने कई बार कही है कि बायोमेट्रिक मशीन आप डिपो कार्यशालाओं में क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन अगर आप कार्यशालाओं में लगाएंगे तो संविदा के लोग हो सकता है ये कहें कि हम तो ड्यूटी पे उपस्थित थे। बिल्कुल। तो कैसे नाराज होकर के उनके साथ उत्पीड़न किया जाएगा? या कहीं वो लगातार ड्यूटी पे आ रहे हैं तो उनको उसका लाभ मिल जाएगा। तो किलोमीटर वाइज आपका अनुबंध है तो आपको बिना गाड़ी चलाए तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उपस्थिति पता चलेगी। जब उपस्थिति पता चलेगी तो फिर वर्कशॉप में ब्रेकडाउन, वो क्या कहते हैं, ऑफ रूट दिखाने में दिक्कत होगी, क्योंकि अक्सर तो एमडी साहब तक यही सूचना जाती है कि ऑफ रूट तो हमारा 2% है, लेकिन चालक परिचालक अभाव है, इसलिए जो है हमारी गाड़ियां नहीं निकली है। तो ऐसी दशा को निकालने के लिए बायोमेट्रिक मशीन पूरे वर्कशॉप में नहीं, पूरे परिवहन निगम में होनी चाहिए, जिससे कि लोगों में अनुशासन भी बनेगा और हमारा जो संचालन का काम है और संचालन भी अच्छा होगा। अच्छा, इसके साथ ही एक अहम सवाल ये है कि आप भी रोडवेज से सफर करते हैं, हम भी करते हैं, यहाँ तक कि जो आवाम है जिसको रोडवेज की सुविधाएं अच्छी लगती है वो भी सफर करती है। इसी बीच में अचानक से ब्रेक लगती है, ड्राइवर साहब गाड़ी रोकते हैं और बस सिग्नल होता है चेक करने का। तो मुख्यतः ये देखा गया जितने भी टीएस टीआई आरएम्स होते हैं, जब वाहन को चेक करते हैं, अगर उसमें पार्सल पाए जाते हैं अवैध तरीके से, तो अनुमानित तरीके से
उनकी किसी की 5 कुंटल, किसी की 10 कुंटल, हालांकि अधिक पेनल्टी पर नौकरी जो कि संविदा की होती है, लाले पड़ जाते हैं उसके। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अनुमानित आप जिस सामान की पेनल्टी काट रहे महज उसको देखने में 10 किलो हो, देखने में सिर्फ छोटा सा हो और वजन उसका 10 किलो, आप 10 कुंटल बुक कर दें? क्या ऐसा कोई माप नहीं है कि परिवहन निगम के पास? हाँ, ये तो खैर शिकायतें हैं, ये वाली बातें शिकायतें आती है, लेकिन ये है कि अगर आप लगेज बुक करके चल रहे हैं, वैसे तो कमर्शियल लगेज हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक बुक करके लेके जा रहे हैं सामान अपना, तो उस सामान को आप बुक करते हैं तो अनुमानित, जब आप खुद नहीं मालूम है आपको, उसने अंदाजन जो है 25 किलो 50 किलो 1 कुंटल जो बुक किया है, उसका अनुमान अब ये देखेंगे तो तराजू लेकर के वो कैसे चलेंगे? बस में तो इसमें संभावना है। बस अब ये चूंकि यात्रियों की है, कोई लगेज के लिए है नहीं, तो फिर लगेज रखा क्यों जाता है? लगेज रखा जाता है, इसका ठेका भी है, ठेके वाले उसको तो लाते मुख्यतः भी देखा हैं। कि अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था उड़े डिपो की, जो प्राइवेट फर्म थी जीवे के, ऐसे ही कोई फर्म का नाम था, तो वो लोग मैन सिग्नल करके गाड़ी को रोक भी लेते थे, यात्री परेशान होते थे हाँ, मेन रोड पर। वो वीडियो मैंने भी देखा था, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और लगेज अगर लादा गया है या जरूरी है, किसी यात्री के साथ जाने वाला है और कमर्शियल नहीं है, उसका घरेलू है, तो वो लाद सकते हैं। इसके अंदर मापदंड सिर्फ यही है कि ईमानदारी से हमारा जो कर्मचारी उसका पैसा लेकर के उसको बस में लाद रहा है, तो उसको अनुमानित मान लिया जाए। अनुमानित का मतलब ये नहीं है कि 1 कुंटल देख रहा हो तो उसको आप 5 कुंटल कहें। जसवंत जी, अभी आपने एक छोटी सी बात पहले कही थी, शालीमार का नाम लिया था। जब शालीमार यानी ट्रिपल पी मॉडल पर है, ठीक है, तो उस समय ये परिवहन निगम मुख्यालय का आदेश भी जारी हुआ था कि किसी को ठेका बेस पर देकर जितनी भी बाहर से मार्ग से चलकर गाड़ियां आती हैं उनकी धुलाई होगी प्रॉपर, ताकि कोई भी गंदगी वाली बसें जितनी भी हो वो साफ सुथरी की जा सके, यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। आज बसें आ रही है, गंदगी भरे वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या परिवहन निगम की छवि धूमिल हो रही है? क्या इसको परिवहन निगम को इस पर सोचना चाहिए, परिवहन मंत्री को इस पर सोचना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए। वो व्यवस्था जो पहले थी वो प्रॉपर व्यवस्था थी, अब वो व्यवस्था नहीं है और वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यहाँ तक कि शालीमार और आलमबाग की आपने बात कही थी कि इन और आउट, हमारे ख्याल से जो पीपी ट्रिपल पी पर मॉडल पर बस स्टेशन बनते हैं उसके इन अलग होना चाहिए गेट और आउट अलग होना चाहिए, क्योंकि एक ही गेट है। अगर कोई आकस्मिक हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार? इसको मॉडल को पास किसने किया था? नहीं, ये पहले तो ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन जो इन्होंने व्यवस्थाएं बनाई है वो चूंकि पूरी चीज तो पता लग नहीं पाती है, उसमें एक ही गेट का प्रावधान इन्होंने किया था। चूंकि पहले ये बना नहीं था बगल में मॉल वगैरह, तो व्यवस्थाएं पहले इधर साइड से निकल जाती थी, वो स्थिति भी थी। अब शायद लोड ज्यादा हो गया है आलमबाग बस स्टेशन पे। नहीं तो आने वाले आपने बताया करीब 18-19 यानी प्रदेश में जहां भी ट्रिपल पी मॉडल बनाए जाएंगे, बस स्टेशन तैयार किए जाएंगे, क्या वास्तव में आपको लगता है कि उन चीजों पर गौर किया जाएगा कि इन गेट अलग हो, आउट और बसों के आने का और जाने का रास्ता अलग हो, कोई आकस्मिक हादसा हो सके बड़ा? नहीं, ठीक है, आप अपने चैनल के माध्यम से ये बात उठा रहे हैं, इसको निगम मुख्यालय को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे बस अड्डे बन रहे हैं उसमें मेरा सुझाव ये है कि लाभ परिवहन निगम को या सरकार को तभी होगा जब ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए किए जाएंगे, 20 साल मैक्सिमम 30 साल। अब तो 90 साल का आ रहा है, 90 साल में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो व्यवस्था स्थितियां क्या रहेगी, इससे परिवहन निगम को ज्यादा लाभ नहीं होगा। ये एक तरीके से संपत्ति आगे जा करके विवादों में ही फंसेगी। तो मेरा ख्याल है, मेरा मानना है, मेरे तमाम लोगों से मेरी बात होती है, उन तमाम लोगों में ये चर्चा रही है कि अनुबंध अगर इस तरीके का पीपीपी मॉडल के लिए किया जाता है तो 30 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। लगातार आपसे ऐसे ही लोगों के ताल्लुकात बने रहे और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में चूंकि आपने अपना बहुत ही गोल्डन वक्त दिया है, टाइम दिया है, और ये ताल्लुकात आपका हमेशा सिलसिला जारी रहे। जो चालक परिचालक यानी जो हर पीड़ित वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है वो ऐसे ही जुड़ा रहे। इस पर आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं और आगे की नीति क्या है उनके लिए आपकी? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि परिवहन निगम के लोगों को जागरूक होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा और जागरूकता ही आपको आगे मुकाम तक पहुंचा सकती है।
हमको जागरूक होना पड़ेगा। हमारे लोगों को हमारे परिवहन निगम की जानकारी होनी चाहिए, अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, अपने कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए और किसी भी दशा से हम सबल तरीके से अपनी बात को उठाएं, अनुशासित तरीके से अपनी बात को उठाएं, तो उससे हमारी बात सही जगह पहुंचेगी भी और हमारे लोगों को उसका लाभ होगा। मैं आपके इसी चैनल पे बता देना चाहता हूं कि कल का मेरा जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत कल तो मेरा एक दिन का उपवास है और उपवास केवल इसलिए है कि ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे कि जो लोग निगम का नमक खा करके निगम के हरामी कर रहे हैं, जो उनको लूट खसोट कर रहे हैं या अपने लोगों से, अपने अधीनस्थ लोगों को जो उनके माताहत हैं उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनसे वो बचें। साथ ही कल हमारे लखनऊ क्षेत्र के कर्मचारी इस बात से भी अवगत हों कि कल रामजी त्रिपाठी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष लखनऊ पदार्पण भी कर रहे हैं, तो उसके बाद आगे वो उनका जो संदेश होगा, वो संदेश और आगे की कार्रवाई के संबंध में वो बताएंगे। सबसे अहम सवाल है, आपने जैसा कि पत्र में लिखा है कि इन चीजों पर सुधार होना है और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय के जो आला अधिकारी हैं उनको इस पर ध्यान देना है। अगर उन अधिकारियों के द्वारा आपके इस मांग पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे की रणनीति क्या होगी? मैंने बताया ना कि आगे अंतिम निर्णय मैंने कहा भी था पहले भी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे रामजी त्रिपाठी उस पर आज कल चर्चा करेंगे और जो भी कठोर आंदोलन या जो तैयारियां होगी, जो प्रदेश स्तर पे इसका निर्णय लिया जाएगा वो किया जाएगा और उनके आदेश सर्वोसर्वा होंगे, उसके हिसाब से किया जाएगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि रामजी त्रिपाठी किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं उठाते हैं। जब उन्होंने अपनी बैठक में इसको उठाया था और उन्होंने एक ही लाइन कही थी कि शोषित और छोटे कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न कभी क्षम्य नहीं होगा, इसके लिए हम संघर्षशील होंगे, भ्रष्टाचार को हम परिवहन निगम से मिटाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे है कि इसी के बढ़ जात बाद बड़े आंदोलन की घोषणा होगी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसमें हमारे कर्मचारी संरक्षित रहे, परिवहन निगम सुरक्षित रहे, परिवहन निगम के लूटने वालों के हाथ पांव बांधे जाए ताकि परिवहन निगम और राजस्व में बढ़ोतरी करे और प्रदेश में अच्छा काम करे, ताकि प्रदेश सरकार शासन की भी इज्जत बने और परिवहन निगम भी अपने उचित स्थान को पा सके। ठीक है जसवंत जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वरिष्ठ श्रमिक नेता जसवंत सिंह। कितनी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को इस मंच पर रखा और तमाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के उन आला अफसरों से जो अपना एक संदेश था वो जारी किया कि लगातार आप लोग इस पर कैसे कार्य करें, या कह सकते हैं कि आपको अवगत कराया गया कि एक निम्न कर्मचारी की समस्याएं क्या हैं और उनको बुलंद करने के लिए हम आगे किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने एयर कंडीशंस कमरे में बैठने वाले ये आला अफसर क्या वास्तव में एक निम्न कर्मचारी का दर्द समझ पाएंगे? क्या वास्तव में आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा के कर्मचारियों द्वारा खुद की आवाज अपनी समस्या को उठाना जुर्म हो गया है? आखिर यह शोषण इन आला अफसरों के द्वारा कब तक किया जाएगा? क्या वास्तव में इस पर रोक लगेगी या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक इस पर कुछ सख्ती अपनाएंगे? देश की हर खबर सबसे पहले